नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं आलोक ग्रैंड मास्टर 360 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है मेरे सभी दोस्त सभी साथी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बाकायदा बखूबी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को देखकर अच्छा लगा, तो चलिए जुड़ जाएंगे क्लास के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे और एक बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन चीज़ों के साथ आपके सामने क्लास को प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आएंगी और आपका सपोर्ट ही जो है वो हमारी ताकत है, वही स्ट्रेंथ होती है एक टीचर की। तो शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो एक बार सभी लोग क्लास को अच्छे से शेयर कर देंगे, क्लास को सभी लोग लाइक कर देंगे और हमेशा की तरह अगर आपके पास कोई सुझाव है, आपकी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप किसी भी इशू में, आपको किसी भी सब्जेक्ट में, आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। तो शुरू करेंगे आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास, तो जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। एक एक टॉपिक्स को डिटेल एनालिसिस करते हुए निचोड़ तक पहुंचेंगे और लास्ट में, जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग 5-6 जो एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी हल करते हैं। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं और हमेशा की तरह आपके लिए एक शानदार जो मोटिवेशन होता है मेरी तरफ से वो हाजिर है आपके सामने कि आंखों में आंसू रखो, होठों पर चिंगारी रखो। क्या कहते हैं? कहते हैं कि आंखों में आंसू रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें एक नहीं बहुत सारी रखो। ठीक, क्या कहा? कहा गया कि आंखों में आंसू रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें एक नहीं बहुत सारी रखो, राह के पत्थर कुछ नहीं है मंजिलों से बढ़कर। राह के पत्थर कुछ नहीं है मंजिलों से बढ़कर, राह पुकारती है सफर जारी रखो। तो आपको अपना जो सफर है वो जारी रखना है, क्योंकि आपकी जो राह है वो क्या है? एक सरकारी नौकरी है। आपकी मंजिल भी वही है, आपकी राह भी वही है और आपके राह का साथी भी वही है। ठीक है, तो इस राह में हम भी साथी बनने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ, कि आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके, उस रास्ते को दिखाया जा सके। और इसी के साथ हम अपने पहले टॉपिक पर चलेंगे। तो सभी लोगों को एक बार फिर से आप लोग शेयर कर देंगे क्लास को। और हमारा पहला टॉपिक है फिट इंडिया चैंपियंस, या फिर सॉरी, ये 2 बार हो गया है, तो फिट इंडिया चैंपियंस। तो ये क्या है? ये आप देख रहे होंगे, तो ये क्या है? यहाँ पर फिट इंडिया का बैनर रखा हुआ है। ये एक पॉडकास्ट है। ठीक है, तो जो लोग थोड़ा बहुत यूट्यूब देखते होंगे, आजकल ये बहुत ही फेमस हो चुका है यूट्यूब में। क्या है? पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आप लोग देखते होंगे। तो ये एक तरह से दो लोगों के बीच में क्या होती है? वार्ता होती है। वो अपने कुछ जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको साझा करते हैं और एक सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूछता है। तो एक तरह से ये इंटरव्यू का टाइप में होता है लोगों का। तो इसको जो भारत का खेल मंत्रालय है, ठीक है, क्या है? भारत का खेल मंत्रालय। तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आपको क्या चीज़ें याद रखनी है किसी भी योजना के लिए। किसी भी चीज़ों का अगर शुभारंभ हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है नोडल मंत्रालय। ठीक, तो नोडल मंत्रालय इसका क्या है? खेल मंत्रालय। ठीक है, क्या है? खेल मंत्रालय। ठीक, तो इस फोटो में आप देख रहे होंगे, तो ये क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? नीरज चोपड़ा जी हैं। इनको हम भाला फेंक जो खेल है उसके लिए जानते हैं, तो इनको हम गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। इन्होंने भारत के लिए जो है वो स्वर्ण पदक लाया था ओलंपिक में, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक खेल में। ठीक, तो ये क्या है? बैठे हैं, इंटरव्यू टाइप में हो रहा है। तो पॉडकास्ट क्या होता है? यहाँ पर ये चीज़ों को साझा करते हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है, उसके जवाब देते हैं। तो इसको कौन शुरू कर रहा है? फिट इंडिया चैंपियनशिप पॉडकास्ट जो है कार्यक्रम, इसको कौन शुरू कर रहा है? खेल मंत्रालय जो है वो शुरू कर रहा है। ठीक,
तो हमेशा से आपको याद रखना है। तो फिट इंडिया चैंपियंस किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ये जो फिट इंडिया मिशन था, ठीक है, क्या था? फिट इंडिया मिशन था, उसके तहत इसको शुरू किया गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, इसे फिटनेस क्षेत्र के एक प्रमुख हितधारक GOQII, ठीक है, क्या है? GOQII के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। ठीक है, तो साझेदार कौन है खेल मंत्रालय का? GOQII, इसके साथ, इनके साझेदारी के साथ इसको शुरू किया गया है। ये क्या करेगा? अपनी डिजिटल और मल्टीमीडिया तकनीकी के माध्यम से स्वास्थ्य देखरेख के अति सक्रिय उपाय का प्रावधान करता है। ठीक है, तो फिट इंडिया चैंपियंस नोडल मंत्रालय खेल मंत्रालय होगा और साझेदार किसके साथ है? ये GOQII के साथ है। ठीक, तो इस श्रृंखला में जो होगा, तो खेल नायकों की असाधारण योग्यता, मतलब ऐसे व्यक्तियों को इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया जाएगा जिसमें जिन्होंने अपने क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। ठीक है, तो जैसे नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया था? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो इनको आमंत्रित किया है। ऐसे ही बाकी लोगों को इनको क्या है? आमंत्रित किया जाएगा। उनकी कहानियों से और लोगों को इनकरेज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, इनकी प्रेरणादायक कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ये जो है 27 जनवरी से शुरू किया जाएगा। कब से? तो 27 जनवरी से इसको शुरू किया जाएगा। इसमें दिव्यांग तीरंदाज शीतल देवी, ठीक है, जिनके हाथ से जो क्या है, दिव्यांग हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? हांगझो 2023 एशिया पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें शुरुआती एपिसोड में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी श्रृंखला आएगी, मतलब एपिसोड्स आएंगे बहुत सारे। तो हर एपिसोड में एक किसी खिलाड़ी के साथ जो है वो चर्चाएं की जाएंगी और उसको क्या है, फिर दिखाया जाएगा लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी जो प्रेरणादायक कहानियां हैं, लोगों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए, फिट रहने के लिए, ठीक है, खुद को फिट रखने के लिए, इन सब चीज़ों के उससे इसको शुरू किया गया है। ये फिट इंडिया जो मूवमेंट था, उसके अंतर्गत फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट कार्यक्रम जो है उसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च कब से, ये प्रारंभ कब से हो रहा है? तो 27 जनवरी से ये जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये GOQII और खेल मंत्रालय के साझेदारी के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों मिलकर इसमें इसके कार्यान्वयन में भाग लेंगे। फिर उसके बाद आपके साथ आएगा आपका अगला टॉपिक है सिद्ध कल्याण रैली। ठीक है, सिद्ध कल्याण रैली जो है, आपको पता होगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है मुख्य स्थल भूमि का, वो क्या है? कन्याकुमारी। ठीक, ठीक है, वो क्या है? कन्याकुमारी है। अगर आप, हाँ, अगर यहाँ पर आप बात करें कि भारत का ये क्या है, देखिए सिंपल सी चीज होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है क्या है? ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इंडिया है। ठीक, और हम अगर मैप डिज़ाइन करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये नेपाल हो जाता है, सिक्किम, और यहाँ पर ये पूरा पूर्वोत्तर राज्य। ठीक, तो ये क्या है? मुख्य भूमि है। ठीक है, ये क्या है? मुख्य भूमि। ठीक, ये मुख्य भूमि है। लेकिन आपको पता है इधर क्या है? इधर अंडमान निकोबार है भारत के, ठीक है, द्वीप समूह है। इधर आपके मालदीव है। ठीक है, मालदीव जो हैं ये भी क्या है? मूंगा द्वीप हैं। तो इधर क्या है आपके, सॉरी, लक्षद्वीप। हाँ, अभी ये विवादित एरिया था तो मालदीव निकल गया, सॉरी, माफ कीजिएगा, ये लक्षद्वीप है और ये है अंडमान निकोबार। ठीक, तो ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि है। ठीक, तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है ये क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगर आप पूरे भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो क्या है? वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्लियर?
तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो क्या है, किबिथु है। ठीक है, अगर आप पश्चिमी बिंदु की बात करें तो क्या है, गुहार माथा। ठीक है, और ऐसे ही आप उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा कौल बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो भारत के बिंदु हैं ये हैं। भारत अपनी सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद साझा करता है ये चीन के साथ, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, ठीक, फिर भूटान, म्यांमार। ठीक, अब यहाँ पर ये सीमाओं का क्रम नहीं है। ठीक, म्यांमार, और इसके बाद एक अफगानिस्तान। ठीक है, क्या है, अफगानिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इन 7 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो ये 7 क्या हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। और अगर समुद्री सीमा की बात करें तो मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका के साथ भारत अपनी सीमाएं साझा करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये श्रीलंका है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो 8 डिग्री चैनल है, ये यहाँ पर आप देखेंगे लक्षद्वीप का एक भाग है, एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। ठीक है, तो मिनिकॉय द्वीप को और लक्षद्वीप के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल है, जो किसको किसको अलग करता है, लक्षद्वीप और मालदीव को आपस में अलग करता है। अगर आप भारत और श्रीलंका के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर है पाक जलडमरू मध्य या फिर पाक जल संधि। ये कहाँ पर है, ये ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर आप देखेंगे रेखाएं हैं, तो अगर आप बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, या फिर भारत और चीन के बीच में, या फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो ये 3 देश हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में क्या है, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। ठीक है, तो वर्तमान में ये क्या है, एक तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित हो गई है। क्यों, क्योंकि ये पीओके वाला एरिया है, तो वो क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर है। तो ये जो रेखाएं हैं, डूरंड रेखा कहाँ पर है, एक तरह से भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी मानी जाती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब अगर बात करें तो जो रेड क्लिफ रेखा है, ये इस क्षेत्र में भी है, जो भारत पाकिस्तान का है और भारत बांग्लादेश। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी रेड क्लिफ रेखा ही है। क्यों, क्योंकि जब इस रेखा को निर्मित किया गया था, जब ये रेखा निर्धारित की गई थी, तब बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। फिर 1972 में वो चीज़ें अलग हुई, तो बांग्लादेश जो है वो अलग राज्य बन गया, देश बन गया। तो यहाँ पर वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भारत के सापेक्ष। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, सिद्ध कल्याण रैली। सिद्ध कल्याण रैली की अगर आप बात करें तो ये कहाँ पर क्या कर रहा है, तो सिद्ध कल्याण रैली और जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिल्ली से कन्याकुमारी, ठीक है, मतलब राजधानी से भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वहां तक। ठीक, तो दिल्ली से कन्याकुमारी तक मोटरसाइकिल रैली को क्या किया जाएगा, जो आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई हैं, आयुष भवन से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ठीक, तो इसको रवाना करने का मतलब क्या है, फालतू में तेल जला रहे हैं मोटरसाइकिल्स पे। तो देखिए, इसका मतलब है कि जो सिद्ध चिकित्सा है भारत की, ठीक है, तो सिद्ध चिकित्सा को एक तरह से प्रमोट करना है। ठीक, तो यह अभियान नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक 3333 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली का प्रदर्शन करने का एक परिवर्तनकारी 20 दिवसीय अभियान है। ठीक है, तो ये 20 दिनों तक ये क्या करेंगे, दिल्ली से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें जो भारत की सिद्ध चिकित्सा प्रणाली है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये दूरी कितनी तय की जाएगी,
तो ये दूरी जो है 3333, मतलब 4 बार 3 लिखने हैं आपको और बात खत्म। तो 3333 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की जाएगी इसके माध्यम से। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि ये जो रैली है ये 21 जागरूकता शिविरों बिंदुओं के साथ साथ 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। ठीक है। तो ये जो एक तरह से जो ये रैली है मोटरसाइकिल की, ये 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर आप ना चीज़ों को क्या है नोट करते हुए चलेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि हर लाइन से एक क्वेश्चन निकलकर आपके पास आ जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक। अगर कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें जागरूकता कार्यक्रम, जनप्रतिनिधियों, सरकारी गणमान्य व्यक्तियों आदि के साथ भेंट और अभिभाषण सत्र शामिल है। इसमें 20 मोटरसाइकिल चालक और 2 स्टैंड बाई चालक सम्मिलित होंगे। स्टैंड बाई का मतलब कि वो रिजर्व एक तरह से रहेंगे, जैसे किसी चालक को कोई दिक्कत होती है तो फिर वो उसके बाद वो वहाँ पर वो उस मोटरसाइकिल को चलाएंगे। तो 2 लोग स्टैंड बाय पर रहेंगे और 20 लोग जो हैं वो इनको चलाएंगे। 20 लोग मोटरसाइकिल को लेकर दिल्ली से कन्याकुमारी तक का सफ़र जो है वो तय करेंगे। अगर हम बात करें सिद्ध चिकित्सा की, ठीक है, तो चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप में नवीन चिकित्सीय हस्तक्षेपों और उपचार के गैर तरीकों के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल की सबसे पुरानी संहिताबद्ध परंपराओं में से एक है। ठीक है। तो आपको पता है भारत जो है ये ऋषियों मुनियों का देश था। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो सुश्रुत और चरक जैसे जो महान चिकित्सक थे उनका जन्म हुआ है। ठीक। चरक संहिता लिखी है उन्होंने। ठीक है। उनको पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है, पहला सर्जन माना जाता है पूरे विश्व का। ठीक है। तो इन लोगों के जो देश, इन लोगों का देश जो भारत है, वहाँ पर सिद्ध चिकित्सा को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त आयुष प्रणालियों के हिस्से के रूप में राज्य संरक्षण प्राप्त है। ठीक। और यह सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के माध्यम से जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को क्या करता है, एक तरह से उनको उपचार प्रदान करता है। ठीक। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। तो सिद्ध प्रणाली रोग मुक्त जीवन के लिए 3 महत्वपूर्ण शक्तियों वली, अजल और अय्याम के संतुलन की स्थिति पर जोर देता है। ठीक। उसके बाद सिद्ध चिकित्सा के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन को 3 भाग में बांटा जाता है, अर्थात वाथ कालम, पीठ कालम और काबा कालम। ठीक है। जिसमें से प्रत्येक जो डिवाइड किया गया है आयु, वो प्रत्येक आयु 33 साल की होती है और 3 भागों में बांटा गया है। तो सिद्ध चिकित्सा के अनुसार एक सामान्य मानव जीवन 99 वर्षों का होता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। तो सिद्ध कल्याण रैली आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। ठीक है। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ये दिल्ली से कन्याकुमारी तक मोटर रैली है, मोटरसाइकिल रैली है, जिसमें 20 चालक 3333 किलोमीटर की दूरी को कवर करेंगे। क्लियर सभी लोगों को। उसके बाद क्या है, ये 20 दिवसीय अभियान है, 20 दिनों तक ये चलेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने भारत से जुड़ी आपको ये सारी चीजें बताई थी। फिर उसके बाद आ जाएगा हरित अमोनिया या फिर ग्रीन अमोनिया। ठीक। अब हरित अमोनिया क्या होता है, तो एक तरह का उर्वरक होता है। ठीक है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पर कि भारत की जो अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME, ठीक है, क्या है ACME, और जापान की एकीकृत भारी उद्योग समूह IHI, ठीक है, क्या है IHI, इन दोनों ने क्या किया है, हरित अमोनिया के आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है, MOU साइन किया है। ठीक है। तो कॉरपोरेशन ने उड़ीसा भारत से जापान के लिए हरित अमोनिया आपूर्ति के लिए एक ऑफटेक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब जापान को भारत के द्वारा हरित अमोनिया की आपूर्ति जो है वो की जाएगी। क्लियर। तो देखिए, जापान की कंपनी IHI और भारतीय कंपनी ACME
के बीच ये जो समझौता हुआ है, ये उड़ीसा के गोपालपुर परियोजना के फेज 1 से दीर्घकालिक आधार पर 0.4 MMTPA, मतलब MMTPA का मतलब होता है मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर। ठीक है, क्लियर। तो 0.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित अमोनिया की आपूर्ति जापान को करेगा। ठीक, तो अगर बात करते हैं इन कंपनियों की, तो ACME समूह भारत के सबसे बड़े स्वतंत्र नवीकरणीय विद्युत उत्पादकों में से एक है, जिसके पोर्टफोलियो में 5 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता परिचालन अथवा क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर ये क्या कर रहा है, अपने कार्यों को कर रहा है। ठीक है, अगर बात करें वर्ष 2021 की, तो ACME ने बीकानेर राजस्थान में दुनिया का पहला हरित अमोनिया संयंत्र निर्मित किया था। क्लियर। अपने अनुभव और ताकत के आधार पर ACME इलेक्ट्रॉन से अणुओं तक की एक अग्रणी हरित ऊर्जा प्रदाता बनाने की आकांक्षा रखता है। भारत, ओमान, अमेरिका में अनेक हरित हाइड्रोजन अमोनिया परियोजनाओं को ये विकसित कर रहा है। ठीक, क्लियर सभी लोगों को। अब आएंगे जापानी कंपनी IHI के बारे में। तो IHI एक प्रमुख जापानी एकीकृत भारी उद्योग समूह, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1853 में हुई थी, और इसे तटीय मशीनरी, पुल संयंत्रों, एरो इंजन और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में विस्तार के लिए जहाज निर्माण तकनीक के लिए जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में हैं? IHI के बारे में। तो इसको आपको सिर्फ इसके स्थापना के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ें क्या हैं? हरित अमोनिया किन किन जो कंपनियां हैं उनके बीच में समझौता हुआ है। तो ACME और IHI के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, क्लियर सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता। ठीक है, तो ये क्या है? भारतीय पुलिस कमांडो जो प्रतियोगिता है, इसका 14वां संस्करण है। ठीक है, क्या है? 14वां संस्करण है। ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। तो इसके लिए जो चीजें हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो MP पुलिस ग्रेहाउंड्स प्रशिक्षण सुविधा विशाखापत्तनम में आयोजित 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। ठीक, तो आपको याद क्या रखना है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। ठीक, इसमें लगभग 16 राज्य जो हैं, 16 राज्यों की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप छत्तीसगढ़ से, या फिर महाराष्ट्र से C60, BSF, CRPF, असम राइफल्स, ITBP, RPF, SSB, CISF, ये सारे जो अर्धसैनिक बल हैं ये इसमें शामिल होंगे। प्रत्येक जितनी टीमें होंगी, हर टीम से 13 से 15 जो कमांडोज होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये जो है 5 चरणों में प्रतियोगिता को पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करें इसके मूल्यांकन की, तो जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक संस्था है, तो IB के एक विशेषज्ञ टीम के द्वारा इसका जो है वो इसका मूल्यांकन किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है? अगला है पर्वतमाला परियोजना। ठीक है, पर्वतमाला परियोजना सिंपली जो रिलेटेड है, ये आपको पता होगा, ये क्या है? रोपवेज हैं। ठीक है, तो क्या है? एक तरह से तारों पर चलने वाली टैक्सी है, जिसमें 5 से 6 लोग या फिर 10 लोग तक जो है वो बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, जैसे पहाड़ों पर क्या है? रोड बनाया जाता है पहाड़ों को काट कर। ठीक है, तो पहाड़ों को काट कर रोड बनाया जाता है। तो पहली बात तो ये एक लंबा प्रोसेस है, खर्चीला है। ठीक, और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब बरसात का टाइम आता है, मानसून आता है, तो
लैंडस्लाइड जैसी जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे जो रोड है बनी हुई वो भी खराब होती है, फिर से मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, रोड खोलने पड़ते हैं। और जो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे जो खतरनाक है इसमें, जैसे लैंडस्लाइड में बड़े बड़े पहाड़ जो है वो खिसक जाते हैं। तो जब चट्टानें खिसकती हैं तो वो, अब अगर उनके चपेट में कोई भी गाड़ी रास्ता कुछ भी आता है तो वो सबको क्या कर देती हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो कर देती हैं, बराबर कर देती हैं। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पर्वतमाला परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि समुद्र में सागरमाला परियोजना प्रारंभ की गई थी बंदरगाहों को जोड़ने के लिए। तो इसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पर्वतमाला परियोजना शुरू की गई थी। तो ये जैसे अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बोला कि हम आने वाले टाइम में इसको जो इसकी परियोजनाएं हैं इसमें 400 से अधिक परियोजनाओं को और ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, सागरमाला परियोजना के तहत परियोजनाओं की संख्या अगले 5 साल में बढ़ाकर कम से कम 400 करने की योजना है। ठीक, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 200 से अधिक परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। पर्वतमाला परियोजना या राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम बुनियादी ढांचा विकास का हिस्सा है। अब ये बुनियादी ढांचा विकास क्या होता है? ठीक, तो बुनियादी ढांचा ये होता है कि लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पहुंच आसानी से हो। जैसे रोड क्या है, एक आधारभूत संरचना है, बिजली क्या है, आधारभूत आवश्यकता है, पानी क्या है, आधारभूत आवश्यकता है। तो आप देखेंगे कि जैसे सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, हर घर बिजली का, या फिर हर घर जल परियोजना है जिसमें टैप के द्वारा सभी को पीने योग्य जल जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी देखते होंगे जो शहरों में हैं उनको तो ये ऑलरेडी मिल ही रहा है। जो लोग गांवों में हैं वो देखेंगे कि गांवों में भी अब क्या हुआ, टंकी बनाई जा रही है, वाटर टैंक का निर्माण किया जा रहा है, और जो जगह जगह क्या है, टैप से पानी की व्यवस्था की जा रही है। ठीक, और इसी अगर इसमें आप देखेंगे तो गोवा जो है 100% टैप से प्रोवाइड कराने वाला, जो मतलब हर घर नल और हर घर जल जो है वो प्रोवाइड कराने वाला पहला स्टेट जो है वो बन जाता है। कौन, यहाँ पर एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पर कौन बन जाता है, तो यहाँ पर गोवा जो है वो पहला स्टेट बन जाता है जिसने ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की थी। 100% जल जो है टैप के द्वारा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था गोवा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार चला रही है। तो इसी के उसमें आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर रोपवे सिस्टम जो है वो लाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर 200 और परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, सामरिक सड़कों के निर्माण, बंदरगाह, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को गति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों के सीमांत गांव में समावेशी विकास के लिए ये जो है ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट? पर्वतमाला। क्लियर है सभी लोगों को पर्वतमाला प्रोजेक्ट। फिर आगे चलेंगे ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड। ठीक है, तो ओएनजीसी आप सभी को पता होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये रत्नी कंपनियां हैं भारत की। तो ओएनजीसी जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ने नए क्षेत्रों में कदम बढ़ाने की योजना के तहत अपने गैस कारोबार और हरित हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नई सब्सिडरी कंपनी बनाने का फैसला लिया है और इसका नाम रखा है ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड। ठीक है, तो क्या है, हरित ऊर्जा के लिए। हरित ऊर्जा क्या होती है? तो हरित ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो कार्बन का एमिशन ना करे, कार्बन का उत्सर्जन ना करे। ठीक, तो
देखिए अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। मौसम बेमौसम हुआ है, ठंड के टाइम पे ठंड नहीं पड़ रही है, गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं पड़ रही है, पड़ती है तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पड़ती है। ठंडी आएगी तो पहले आएगी ही नहीं, फिर एकदम एक्सट्रीम लेवल पर आएगी, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दिल्ली का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये क्लाइमेटिक चेंज है जो अननेचुरल हो गया है। वो क्या है, डिसबैलेंस हो गई है प्रकृति एक तरह से, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा जो छेड़छाड़ की गई, ये उसका परिणाम है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। तो इसके लिए जो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, बहुत सारी ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सरकारें क्या करती हैं, बहुत सारे सम्मेलन करती हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, वैश्विक जो तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम लाना है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान क्या है, वो बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स के पिघलने से जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा, और जलस्तर बढ़ने के बाद जो तटीय शहर हैं उनके डूबने की आशंका, या फिर सुनामी जैसी जो चीज़ें हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो सुनामी जैसी घटनाएं हैं उनकी जो आवृत्ति है वो लगातार क्या है, फिर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इन सब के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छा विकल्प किसको देखा जाता है, हरित ऊर्जा या फिर ग्रीन एनर्जी को देखा जाता है। ठीक, तो इसी क्षेत्र में ओएनजीसी ने अपना डेवलपमेंट किया है, और इसका जो कंपनी स्थापित की गई है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड। ठीक है, जिसे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी। ओएनजीसी ने बताया है कि सब्सिडरी हरित हाइड्रोजन मिश्रण, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन, बायोगैस व्यवसाय और एलएनजी जैसी ऊर्जा के श्रृंखलाओं के लिए कार्य करेगी। मतलब ये जो सारी ऊर्जाएं हैं ये क्या हैं, हरित ऊर्जा है। जैसे सौर ऊर्जा क्या है, कोई प्रदूषण नहीं होता। पवन ऊर्जा क्या है, कोई प्रदूषण नहीं होता। तो इन सब जो एनर्जीज हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, इनके लिए क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या बताया इन्होंने कि कंपनी ने अपनी कार्बन कटौती रणनीति के तहत 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने और वर्ष 2035 तक 20 लाख टन हरित अमोनिया का वार्षिक उत्पादन क्षमता पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना जो है वो बनाई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये अभी बाद में इसमें और भी डेवलपमेंट्स होंगे, तो जो चीज़ें न्यूज़ में आएंगी वो आपके साथ साझा की जाएंगी। तब तक आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो न्यूज़ है भारतीय शेयर मार्केट से, इंडियन शेयर मार्केट से। तो आपको पता होगा, न्यूज़ में था इंडियन शेयर मार्केट विश्व में चौथे नंबर पर आ गया है। किसको पीछे छोड़कर, हांगकांग को। ठीक है, हांगकांग को पीछे छोड़कर भारतीय शेयर मार्केट विश्व में जो है वो चौथे नंबर पर आ गया है। चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट जो है वो बन गया है। तो न्यूज़ को देखेंगे तो भारतीय शेयर मार्केट ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पर लिस्टेड शेयरों की कंबाइंड वैल्यू 4.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। ठीक है, तो इसी के साथ इसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया, जिसकी कंबाइंड वैल्यू कितनी थी, 4.29 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, तो इसके साथ ही ये क्या हुआ, विश्व का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। कौन, भारत। ठीक, घरेलू मार्केट कैप 5 दिसंबर को पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर पार हुआ था। इसमें लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर पिछले 4 वर्षों में आए। ठीक है, तो आप लोगों को पता है आजकल बहुत सारे लोग जो है वो शेयर मार्केटिंग में घुस रहे हैं। तो एक तरह से क्या है, एक अभी ये उभरता हुआ बाजार है भारत का। ठीक है, तो धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट को और भी आगे ले जाएगा, और शायद बहुत जल्दी ही ये अपने पोजीशन को फिर से चेंज करेगा। ठीक, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश ने खुद को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, चीन के विकल्प का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर्स चीन की तरफ रुख कर रहे थे वो अब कहाँ रुख कर रहे हैं, उनका झुकाव किस तरफ है,
उनका झुकाव अब भारत की तरफ है। वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनियां स्थापित करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, क्योंकि पता है कि चीन में जो नीतियां हैं वो इस प्रकार है। चीन में देखिए लेबर सस्ता है, लेकिन वो चीज़ें क्या है, गुप्त रखने की कोशिश करता है, तो चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं हो पाती हैं, इसलिए सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो टू किल ए टाइगर, ठीक है। टू किल ए टाइगर क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ठीक है। क्या है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो एक झारखंड की लड़की है जिसका एक तरह से गैंगरेप हो जाता है, और वो न्याय के लिए किस प्रकार उसका परिवार और वो भटकती हैं, इसको दिखाया गया है। तो बहुत ही एक क्या है, सैड स्टोरी है जो दिखाई गई है। तो इसको 96वें जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं उसके लिए नॉमिनेट किया गया है डॉक्यूमेंट्री फिल्म का, ठीक। तो देखेंगे तो हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 के लिए फिल्मों और कलाकारों का नामांकन हुआ, जिसमें झारखंड की नाबालिग लड़की पर आधारित डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर, ठीक है। मूवी का डॉक्यूमेंट्री मूवी का नाम क्या है, टू किल ए टाइगर, इसको भी नॉमिनेट किया गया है, ठीक। इसके जो डायरेक्टर हैं, इनके डायरेक्टर जो हैं ये क्या हैं, इंडो कनाडाई हैं, जिनका नाम है निशा पाहुजा, ठीक है। तो इनके डायरेक्टर का नाम क्या है, निशा पाहुजा, ठीक है। तो इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, निर्देशन किया है, और इसको रिलीज कब किया गया था, तो इसको वर्ष 2022 में रिलीज किया गया था। क्लियर। अगर आप बात करें यहाँ पर और जो फिल्में नॉमिनेट हुई हैं उनकी, तो क्रिस्टोफर नोलन, ये क्या है, एक हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। इनकी मूवी ओपेनहाइमर को विभिन्न कैटेगरी में कुल 13 नॉमिनेशन मिला है। वहीं पुअर थिंग्स, बॉर्बी, किलर ऑफ द फ्लावर मून को भी नॉमिनेशन मिला है। 10 मार्च को ऑस्कर 2024 की घोषणा की जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। तो आपको मूवी का नाम याद रखना है। अगर ये जीतती है ऑस्कर अवार्ड तो भारत के लिए गर्व की बात होगी, ठीक है। लेकिन जो स्टोरी है इस मूवी की वो कतई भी गर्व की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है, सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है और फिर उसको इंसाफ के लिए भटकना पड़ता है। तो ये बहुत ही लज्जा की बात है, शर्म की बात है किसी एक लोकतांत्रिक देश के लिए, जहां पर न्याय के लिए किसी को भटकना पड़े हुए, वो भी ऐसे अपराध के लिए जो एक जघन्य अपराध है, किसी लड़की के साथ कुछ गलत करना। तो मेरे हिसाब से इसके लिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका न्याय ज़्यादा अच्छा है कि सीधे पब्लिक प्लेस पर लाओ, लटकाओ, बात खत्म करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिल्म देखिए, अब इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो फिल्म का प्रीमियर 10 सितंबर 2022 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रखा गया था, ठीक। उसके बाद इसका अमेरिकी प्रीमियर जो था वो जून 2023 लाइट हाउस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, ठीक है। इसने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं उसके पहले भी। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ कनाडाई फीचर फिल्म के लिए एम्पलीफाई वॉइस पुरस्कार जीता था। तो एम्पलीफाई वॉइस पुरस्कार जो था वो किसने जीता था, टू किल ए टाइगर डॉक्यूमेंट्री मूवी ने, ठीक। इसके और अवार्ड्स की बात करें तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में तेल अवीव इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, लाइट हाउस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कनाडा डायरेक्टर्स गिल्ड जैसे फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुकी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि ये पीछे रह जाए यहाँ पर ऑस्कर जीतने में। तो उम्मीद है कि इसको भी क्या है, ऑस्कर मिलेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर फिल्म की वेबसाइट के अनुसार टू किल अ टाइगर जो मूवी है अपनी बेटी के लिए न्याय पाने के लिए रंजीत की कठिन लड़ाई पर आधारित है। वहीं ग्रामीणों और उनके नेताओं ने परिवार को आरोप वापस लेने के लिए मजबूर किया और एक निरंतर प्रयास किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक। तो अभी आप लोगों ने देखा
22 जनवरी को एक भव्य समारोह हुआ अयोध्या में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, रामलला विराजमान हुए मंदिर में। तो एक आयोजन किया गया, काफी भव्य था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो है वो अध्यक्षता की, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। ठीक, अब इसके बाद निकल कर बात आती है इस मस्जिद के बारे में। तो जब 2019 में बाबरी मस्जिद जो था उसके केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तभी जो है बताया गया था। तो अयोध्या राम मंदिर की जो भूमि थी वो रामलला को दी गई, और यहां से 15 किलोमीटर दूर हटकर मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम जो बोर्ड हैं उनको भी जमीन दी गई। ठीक है, तो इसी के उसमें इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने घोषणा की कि अयोध्या में एक बड़ी मस्जिद का निर्माण मई से ये प्रारंभ करेंगे, और ये जो मस्जिद है इसका नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। क्लियर सभी लोगों को? ठीक, जो धार्मिक आधार पर लोगों के बीच सद्भावना को क्या है बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, तो ये इस मंदिर इसकी क्या है डिजाइन है, निर्माण होने के पूर्व और निर्माण होने के बाद मतलब डिजाइन के हिसाब से ये ऐसे ही दिखेगी। ठीक, 2019 में क्या हुआ था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को असंवैधानिक करार दिया, और मस्जिद के नीचे गैर इस्लामिक संरचना का अभाव था, तो उस जो स्थान था उसको मंदिर के लिए दिया गया, और एक अलग से भूमि दी गई। वो किसके लिए दी गई? वो मस्जिद निर्माण के लिए दी गई, उस राम जन्मभूमि से 15 किलोमीटर दूर। ठीक, अब यहाँ पर इस मस्जिद में 500 बेड वाला एक हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, इसमें पुस्तकालय भी होगी, और बहुत सारी जो लोगों के लिए सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। तो एक बार अभी ये क्या है, एक इनिशिएटिव डेवलपमेंट है इस योजना को, इसको लेकर, तो आगे भी न्यूज़ आपको इससे मिलती रहेगी। ठीक है, क्लियर? फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? बीसीसीआई के द्वारा, भारत क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन, या फिर भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसने क्या किया ठीक है, उसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया 2 क्रिकेटरों को, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? तो पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। ठीक है, ये 2 लोगों को क्या दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो दिया गया। इंडियन क्रिकेट में बीसीसीआई के द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। क्लियर सभी लोगों को? ठीक है, तो ये पुरस्कार इनको यहाँ पर प्रदान किया गया। ठीक, रवि शास्त्री को 1983 वर्ल्ड कप विजेता और भारतीय टीम के ये मुख्य कोच रह चुके हैं। तो जब टीम 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहली बार भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, तब रवि शास्त्री इस टीम का हिस्सा थे, और उसके बाद ये राहुल द्रविड़ जो वर्तमान कोच हैं, इनके पहले ये क्या थे? भारतीय टीम के कोच थे। ठीक, उसके बाद रवि शास्त्री की ही कोचिंग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 ऐतिहासिक सीरीज जीती थी। अगर फारूक इंजीनियर की बात करें तो इन्होंने भारत के लिए 46 टेस्ट खेले हैं, जिनमें कुल 2611 रन बनाए। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13,000 से अधिक रन इन्होंने बनाया। इन दोनों लोगों को ही कर्नल सीके नायडू के नाम पर दिए जाने वाला लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। क्लियर? अब अगर बात करें कि ये कर्नल सीके नायडू कौन है, तो कर्नल सीके नायडू का जन्म 31 अक्टूबर 1895 को हुआ था। 1916 में प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया था। 1963 तक 47 वर्षों तक का रिकॉर्ड इनका रहा। भारत के पहले वकील होने का विशेष गौरव प्राप्त है। ठीक है, मतलब एक वकील क्रिकेटर होने का, ऐसा नहीं है कि वो भारत के पहले एडवोकेट थे। ठीक है, क्लियर? उसके बाद 1932 में इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था। ठीक है, तो इनके लिए इन्हीं के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो बीसीसीआई के द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है कि जिनका एक काफ़ी लंबे अरसे से भारतीय क्रिकेट में योगदान रहा हो, उन लोगों को ये चीज़ें, ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास टॉपिक
राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो आपको पता होगा कि 24 जनवरी को ही इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण के रूप में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी को ही जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने शपथ ली थी अपने पद की। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हर साल 24 जनवरी के दिन भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को, बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके उनको विकास के समान अवसर के साथ सम्मान दिलाया जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, और इसी के लिए 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? इसकी शुरुआत राष्ट्रीय बालिका दिवस की, ठीक है, वर्ष कब? 2008 में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से की गई थी। ठीक, और ये क्यों किया गया था? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 24 जनवरी को ही क्या हुआ था, जो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने शपथ ली थी। ठीक, उसके बाद आप जो न्यूज़ है वो कहाँ से है? कूनो नेशनल पार्क से। ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क के बारे में आप बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। ठीक, और अगर बात करें सबसे ज़्यादा टाइगर्स की, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर्स की, तो वो कहाँ पर हैं? एमपी पर हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो भी कहाँ पर हैं? एमपी पर हैं। ठीक है, एमपी में है। ठीक, तो इसलिए एमपी जो है वो टाइगर रिजर्व की संख्या में सबसे ऊपर आता है। अब यहाँ पर जो खबर है वो कूनो नेशनल पार्क से है। ठीक, कूनो, पहले बात तो इनको आप देखिए। ठीक है, ये क्या है? इनका नाम है ज्वाला। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है ज्वाला। ठीक है, ये क्या है? एक मादा चीता है। ठीक है, जिनको कहाँ से लाया गया था? नमीबिया से लाया गया था। ठीक है, आपको पता होगा ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था कुछ टाइम पहले, लगभग साल भर पहले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में नमीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा था, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ पर जो गतिविधियाँ हुई उनमें जो दिक्कतें हुई, धीरे धीरे कुछ चीतों की मृत्यु हो गई। टोटल 20 चीते लाए गए थे। ठीक है, उसके बाद 20 चीते लाए गए, जिनमें से लगभग अभी तक लगभग उसमें से 10 की मृत्यु हो चुकी है। अभी हाल ही में 3 से 4 दिन पहले 10वें चीते की मृत्यु हुई। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कूनो नेशनल पार्क से एक खुशखबरी आई है। देखिए, अब किसी को खुशखबरी जो है वो क्या है, तो ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तो ये क्या हुई? खुशखबरी हुई। क्यों? क्योंकि अब भारत में नमीबिया से लाए गए चीतों ने प्रजनन प्रारंभ किया है, जिसमें ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि ज्वाला नामक जो मादा चीता थी उसने क्या किया, उसने 3 शावकों को जन्म दिया है। ठीक, कुछ हफ्ते पहले एक अन्य चीता ने 3 शावकों को भी जन्म दिया था। तो कूनो में भारत में जन्मे चीतों की संख्या 7 हो गई है। ठीक, भारत में अब तक 10 चीतों का जन्म हुआ, जिनमें से 3 की मृत्यु हो गई है। ठीक, ज्वाला, आशा और सियाया वे चीता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जिनको नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रोजेक्ट चीता चलाया गया था उसके अंतर्गत नमीबिया से भारत लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि
ये जो प्रजाति है चीता, ये भारत से विलुप्त हो चुकी थी। तो एक तरह से इनको फिर से लाया गया, इनको कंजर्व किया गया है, धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। तो एक बार जब ये थोड़ी ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे तो इनको कूनों से फिर अन्य जो पार्क्स हैं उसमें भी इनको क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। तो धीरे धीरे भारत में इनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। क्लियर। 2022 सितंबर में 8 चीतों का पहला बैच, उसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा बैच लाया गया था। तो टोटल 20 थे, जिसमें 8 आए थे नमीबिया से, 12 आए थे साउथ अफ्रीका से। और ये सितंबर में नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन इनको कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। तो ज्वाला नामक चीता ने शावकों को जन्म दिया है। ठीक। उसके बाद न्यूज में है भीष्म क्यूब। ये आप देख सकेंगे, भीष्म क्यूब है। ये क्या है, एक मोबाइल हॉस्पिटल है। मोबाइल हॉस्पिटल का मतलब कि इनको उठाकर कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। और जैसे कहीं युद्ध का क्षेत्र है या फिर कोई पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर इमरजेंसी में स्थापित करना हो अस्पताल को, तो वहां पर ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह था तो वहां पर भीष्म क्यूब जो टीम है इसकी भीष्म क्यूब जो है इसकी 2 टीमें यहाँ पर लगाई गई थी। ठीक है। अब इन दोनों टीमों, ये जो 2 टीमें लगाई गई थी, इन्होंने एक बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। यहाँ पर एक व्यक्ति थे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिनको अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो उनका उपचार जो है वो भीष्म क्यूब की टीम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए भीष्म क्यूब जो है वो न्यूज में है। ठीक। प्राण प्रतिष्ठा में जो एक तरह से चिकित्सीय जिम्मेदारी थी वो भीष्म क्यूब को प्रदान की गई थी। ठीक है। भीष्म परियोजना को प्रदान की गई थी। इनका जो उद्देश्य है ये सिर्फ इसलिए है, ये क्या होते हैं, क्यूब्स होते हैं, बॉक्स होते हैं। बॉक्स में सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो जैसे कहीं पर सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता, जल मार्ग से भी नहीं पहुंचा जा सकता, तो क्या किया जाता है, इन बॉक्सेस को जहाज़ों के द्वारा ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है। तो ड्रॉप करने के बाद ये क्या है, ये वहां पर फिर इनको स्थापित किया जाता है अस्पताल के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको, ये क्या है, एक लोग के लिए आसानी से यहाँ पर सारी सुविधाएं जो है इसमें लैस हैं। ठीक है। तो इनको क्या किए, एक तरह से मोबाइल हॉस्पिटल है, जो एक जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हो गई तो वहां पर इनको स्थापित किया जा सकता है। ठीक। तो इन सब चीजों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी आने वाली है। ठीक है। कल क्या है, 26 जनवरी है। और 26 जनवरी का जो है वो भारत का जो एक गणतंत्रात्मक रूप है उसको 75 वर्ष जो है वो पूरे हो जाएंगे। क्लियर। तो जब इसका लगभग जो 75 साल पूरा हो रहा है, इसमें इसके उपलक्ष्य में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, इनके द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान एक अभियान जो है वो प्रारंभ किया गया है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है क्या है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया। अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले उद्देश्यों को एक तरह से सेलिब्रेट करना है। और इसमें क्या है, सबको न्याय हर घर न्याय उद्देश्य जो है वो शामिल है। तो न्याय के बारे में जो है वो जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक। इसी समय पर न्याय सेतु की भी शुरुआत की गई है। ठीक है। तो न्याय सेतु जो है वो भी शुरू किया गया है। तो न्याय सेतु, हमारा संविधान हमारा सम्मान और सबको न्याय हर घर न्याय, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा शुरू किया गया है, गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के सम्मान में। ठीक है। अगर आप बात करें तो इस योजना की उपलब्धि पुस्तिका समाधान से युक्त दिशा, ठीक है, दिशा नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया है। ठीक। क्लियर। अगर आप बात करें हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की, तो इसका संचालन जो है वो विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के द्वारा किया गया है।
ठीक है, या फिर किया जा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर। उसके बाद नाओरेम रोसिबिना, तो इन्होंने क्या किया है, 2 बार एशियाई खेलों की पदक विजेता नाओरोम रोसिबिना देवी को अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ के 1 महीने तक चले जनता के मतदान, मतलब लोगों ने यहाँ पर वोटिंग की, सांडा वर्ग में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला चुना गया है। अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो 2018 के एशियाई खेलों में कांस्य और 2022 में रजत पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, ये वोटों की गिनती है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछे जाने वाली चीजें थी ये ऊपर मेंशन कर दी गई हैं, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैलाथियान कीटनाशक, तो आपको पता है जो अफगानिस्तान है वो एक तरह से भारत का एक खास मित्र हो। ठीक है, भले ही वहां पर तालिबान का शासन है, लेकिन भारत के जो संबंध हैं वो काफी अच्छे हैं। तो हाल ही में क्या हुआ कि वहां पर जो टिड्डी होते हैं वो फसलों को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको समाप्त करने के लिए भारत ने मैथालियान कीटनाशक जो है ये किसको दिया है, ये अफगानिस्तान को भेंट किया है या फिर गिफ्ट के तौर पर दिया है। कितना दिया है, 40,000 लीटर। ठीक है, 40,000 लीटर कीटनाशक भेजा है। ठीक, इसके पहले अगर बात करें तो भारत ने 47,500 मीट्रिक टन गेहूं भी तालिबान को दिया था। और कोरोना के टाइम पर जो टीका वगैरह था, मास्क था, या फिर जो स्पेशल सूट्स थे डॉक्टर्स के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा से क्या कर रहा है, ये हमेशा से इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये छोटी सी न्यूज़ थी, इसको ज़्यादा नहीं रखना। ठीक, तो यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो हैं ये क्या थे, इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये क्या थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और सिंपल सी बात है कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनको मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। मरणोपरांत उनको ये सम्मान जो है वो दिया जाएगा। 24 जनवरी को इनकी 100वीं जयंती जो है वो मनाई गई। ठीक, क्लियर। तो ये पिछड़े वर्ग के हितों के वकालत के लिए जाने जाते थे। ठीक है, और सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले अगर बात करें तो एक तरह से ये तीसरे व्यक्ति हैं और चौथे व्यक्ति भी हैं। ठीक है, वह मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले बिहार के जो अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी ये दिया गया था, ये भी बिहार से संबंधित थे। फिर यहाँ पर अगर बात करें जन्म के आधार पर तो कर्पूरी ठाकुर चौथे व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जो थे ये भी बिहार में जन्मे थे और इनको भी भारत रत्न दिया गया था। लेकिन अगर बात करें तो बिस्मिल्लाह खां की जो कर्मभूमि थी तो ये हमेशा से कहाँ रहे, वाराणसी में रहे। तो अगर वर्किंग एरिया के हिसाब से देखें तो कर्पूरी ठाकुर जी तीसरे व्यक्ति हैं बिहार के जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार जो है वो प्रारंभ किया गया था, करीब 68 ईयर्स एगो। ठीक है, अब तक 48 व्यक्तियों को ये सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, 1954 में आजाद भारत के पहले गवर्नर चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, ठीक है, वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है, अभी तक 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी 17वें हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगर बात करें भारत रत्न पुरस्कार की तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसको 1954 में शुरू किया गया था। सभी भारतीय लोग जो हैं वो इसके पात्र होते हैं। ठीक है, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट जो योगदान है वो दिया है। ठीक, 1954 में जब ये शुरू हुआ तो केवल जीवित व्यक्तियों के लिए था, लेकिन अगले ही साल 1955 में ये मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। अब तक कुल 48 लोगों को दिया जा चुका है। आखिरी बार ये 2019 में दिया गया था, जिसमें
नानाजी देशमुख को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत लोक कार्य के क्षेत्र में, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया था। तो समाज सेवा में नानाजी देशमुख, कला में भूपेन हजारिका और लोक कार्य में प्रणब मुखर्जी को ये सम्मान जो है वो प्रदान किया गया था 2019 में, और ये अब 2024 में प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद बात करें तो X59 न्यूज़ में है। X59 यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, X59 है। इसको यूएसए के नासा ने जो है वो इन लोगों ने मिलकर क्या है डेवलप किया है। ये एक क्या है जेट विमान है, ठीक है, जेट विमान है जो क्या है सुपरसोनिक स्पीड से चलने की क्षमता रखता है। अगर आप देखेंगे तो इसकी नोज जो है वो बिल्कुल ही एकदम साफ बनाई गई है, जिससे हवा को ये आसानी से चीर सके और एक स्पीड जो है वो गेन कर सके। तो इसको लॉन्च किया गया किसके, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एयरोस्पेस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, ठीक है। तो लॉकहीड मार्टिन और नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक। X59 ध्वनि की गति से 1.4 गुना रफ्तार से उड़ान भर सकता है, ठीक। अगर बात करें दुनिया का पहला सुपरसोनिक विमान तो उसका नाम था कॉनकॉर्ड, ठीक। यह विमान आवाज की गति से दोगुनी क्षमता से उड़ता था, लेकिन 2003 में सुपरसोनिक विमान को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये जब स्पीड लेते हैं तो ये एक सोनिक बूम जनरेट करते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा तो इनके पीछे एक बूम जो है वो एक ऑरा जो है वो जनरेट होता है, देखा हवा का, क्योंकि ये ध्वनि की जो स्पीड है उससे 2 गुना तेज 1.5 गुना तेज अगर चल रहे हैं तो ये क्या करेंगे, हवा को चीरते हैं तो वो आवाज़ और जो सोनिक बूम जनरेट करते हैं उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक। तो इसकी लंबाई की बात करें तो ये 99.7 फीट है, चौड़ाई की बात करें तो 29.5 फीट है। इसमें जो तकनीकी है वो सुपरसोनिक उड़ान को संभव बनाएगी। इतनी इसकी पतली नोज इसकी लंबाई का लगभग 1/3 है, ठीक है, जो शॉक वेव्स को तोड़ देगी, जिससे सोनिक बूम नहीं होगा। जब सोनिक बूम नहीं होगा तो शायद से ध्वनि प्रदूषण ना हो। इसका अभी परीक्षण चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, और किस लिए मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश की नींव 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के रूप में हुई थी। फिर उसके बाद 1950 के पहले तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर अगर बात करें 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के तौर पर स्थापित किया गया था, ठीक। फिर ब्रिटिश काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। फिर 1950 में संयुक्त प्रांत या फिर यूनाइटेड प्रोविंस से इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो 2017 से हुई है, जब इसके राज्यपाल कौन थे, राम नाईक थे। राज्यपाल कौन थे, राम नाईक थे, और मुख्यमंत्री कौन थे, बाबा जी थे। तब से इसको मनाने की घोषणा की गई। अगर बात करें तो इसका जो 2023 जो था, साल 2023 का जो मुख्य विषय था वो क्या था, निवेश और रोजगार पर आधारित संगोष्ठियां, रोड शो, उद्यमी सम्मेलन जैसे कार्यक्रम, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किया। आपको मैंने बता दिया है, जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया। इसमें न्याय सेतु, सबको न्याय, हर घर न्याय, ये सारी चीजें भी चलाई गई हैं, ठीक। और इसी के साथ न्याय सेतु का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। इसको विधि मंत्रालय जो है, विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। क्लियर। उसके बाद आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन है डेविड वार्नर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ग्लेन मैक्सवेल। तो जो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो मिस्टर 360 के नाम से जिनको जाना जाता है,
सूर्य कुमार यादव को प्रदान किया गया है। ठीक, क्लियर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है? क्रिस्टोफर नोलन? जी नहीं, इन्होंने ओपेनहाइमर का किया है। ठीक है, बात करें अगर निशा पाहुजा, तो निशा पाहुजा जो है ये एक क्या है, इंडो कनाडाई डायरेक्टर हैं, जिन्होंने टू किल ए टाइगर फिल्म का क्या किया है, निर्देशन किया है। तो इस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। ऑस्कर अवार्ड जो है वो 10 मार्च को प्रदान किए जाएंगे। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? धीरज सिन्हा, मान सिंह, मानवेंद्र कोहली, रोहित यादव। ठीक है, तो हाल ही में मान सिंह जो है वो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे पुरुष एथलीट बन गए हैं। इन्होंने 2 घंटा 14 मिनट 19 सेकंड का समय लिया और गोल्ड मेडल जीता। गोपी थोनाकल वर्ष 2017 में यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने थे। क्लियर। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के लिए बीसीसीआई ने 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसे प्रदान किया? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल, रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, तो ये जो पॉली उमरगर पुरस्कार है ये क्रिकेटर शुभमन गिल को प्रदान किया गया है। ठीक, तो अगर बात करें तो बीसीसीआई पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। ठीक है, हैदराबाद में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जो होता है पॉली उमरगर पुरस्कार शुभमन गिल को दिया गया 2022-23 का। बात करें जसप्रीत बुमराह को तो इनको 2021-22 का दिया गया था, रविचंद्रन अश्विन को 2020-21 का और मोहम्मद शमी 2019-20 में इनको प्रदान किया गया था। और अगर हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या फिर सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को प्रदान किया गया। क्लियर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है क्या कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। तो आपको पता है 23 जनवरी को तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये हमने बखूबी डिस्कस किया था पूरा। उसके बाद आप बात करेंगे तो यहाँ पर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में मिली थी। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन क्या है? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो मैंने आपको बताया था कि ये बिहार के मुख्यमंत्री थे और 2 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, 24 जनवरी को इनकी 100वीं जयंती है और बिहार से भारत रत्न पाने वाले ये चौथे व्यक्ति हैं। इसके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला, बिस्मिल्लाह खान को मिला और जयप्रकाश नारायण को मिला है। ठीक, क्लियर सभी लोगों को। तो चलिए, यहाँ तक की क्लास थी आज की अपनी। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने का प्रयास करें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन और सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलिए मिलते हैं आप कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। तो तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सभी चीज़ें टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए लेते हैं विदा सभी लोगों को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।